Hey guys, welcome back. This is Raman Krishna Kimoti. Today I am here again for you for the polity segment. Okay? So पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जितना अभी तक संविधान को समझा तो बस मोटी मोटी बातें हमारा क्लियर हो गया है कि संविधान होता क्या है, इसको हम लोगों ने क्यों बनाया, बनाने वाले हमारे साथ लोग कौन थे और उन लोगों ने हमारे संविधान को जो पूरा रूप दिया। तो लास्ट में हम पहुंच चुके थे अनुच्छेद 365, 8 अनुसूचियां और 22 भागों में हमारा संविधान बनके तैयार हो चुका था। अब अगला चैप्टर हम लोगों का संविधान की प्रमुख विशेषताएं। अब हम लोगों को यह देखना जरूरी है कि जो संविधान इन लोगों ने हमारे बनाया, जो हमारे फोर फादर्स ने हमारे लिए एक नींव रख के हमारे देश के लिए गए हैं, उसकी मूल विशेषताएं क्या क्या रही, उन लोगों ने उसके अंदर किन किन चीजों को रखा जिनकी बुनियाद पे हम कहते हैं कि हमारा संविधान अच्छा है और हमारा संविधान चलना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इसकी विशेषताओं को देखना शुरू करेंगे। ये कुछ हमने मूल रूप से लिखी हुई हैं, ठीक है, इनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इन शब्दों का मीनिंग क्या है और इनकी गहराइयां कहां तक पहुंचती हैं। तो संविधान की विशेषताओं में तो सबसे पहला जो हम लोगों ने लिखा है कि संविधान जो हमारा है भाई, सबसे लंबा और लिखित संविधान है। सबसे लंबा और लिखित संविधान, तो इसमें दो शब्द देखने लायक है, लंबा और लिखित। लंबा से हम ये समझे कि भाई ठीक है, जितने भी संविधान दुनिया में इस समय अस्तित्व में हैं उनमें सबसे ज्यादा अनुच्छेद हमारे पास है, सबसे ज्यादा भाग हमारे पास हैं, सबसे विस्तारित रूप हमारे पास है। अन्य संविधान के अपेक्षा हमारे संविधान में उन तत्वों को भी रखा गया है जिन्हें सामान्य कानूनों के तहत अन्य संविधानों ने रखा है। ठीक है, तो अन्य कानूनों को, जहां अन्य कानून जैसे आईपीसी के अंदर किसी चीज को रख दिया गया है, अन्य कानून में सीआरपीसी के अंदर रख दिया गया है, जैसे हमारे देश की होती है ना कानून की किताबें, तो संविधान में हमारे उन चीजों को भी अस्तित्व में रखा गया है। इसलिए हमारा संविधान है लंबा। और लिखित का क्या मतलब है? जब संविधान है तो लिखित तो होगा। हम लोगों ने पहले भी कहा था कि संविधान क्या है, कानून की मोटी किताब है तो लिखना जरूरी है। लेकिन लिखित अपने आप में शब्द बताता है, लिखित शब्द अपने आप में बताता है कि कुछ देश दुनिया में ऐसे भी हैं जिनका संविधान लिखित नहीं है, अर्थात जो परंपराओं पर चलते हैं। हमने बताया था ना कि संविधान क्या है, जनता की आकांक्षाओं का परिणाम है। संविधान जब जनता की आकांक्षाओं का परिणाम है तो यह जरूरी तो नहीं है कि परंपराएं हमेशा लिखित हों, जरूरी तो नहीं है कि आकांक्षाएं हमेशा लिखित हों। इसका उदाहरण है ब्रिटेन। ओके, ब्रिटेन को अगर हम देखें तो ब्रिटेन वो देश है जिसका संविधान परंपराओं पर आधारित है, अर्थात लिखित संविधान नहीं है। और वहीं हम देखें अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो अमेरिका का लिखित संविधान है। तो हम समझे कि संविधान दो प्रकार के हो सकते हैं, लिखित और अलिखित। अलिखित जैसे ब्रिटेन का, लिखित जैसे अमेरिका का, और साथ ही साथ हमारा भी। तो एक प्रमुख विशेषता हमारे संविधान की क्या हो गई है कि हमारा संविधान लंबा है भाई, सबसे अधिक लंबा है और लिखित संविधान है। अब चलते हैं इसकी दूसरी विशेषता की ओर। विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। हमने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट किया था कि कैसे बनाया गया है, कैसे इसको अपने संविधान को हम लेकर के आए हैं, तो हमने BN राव, ड्राफ्टिंग कमेटी के भीमराव अंबेडकर का नाम लिया था। तो उन लोगों ने क्या बताया था हमने कि बहुत सारे संविधानों में देखा कि क्या क्या अच्छी चीजें हैं और वो उनको हमारे देश के लिए वहां से उठा करके लाए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देखें मूल अधिकार, जो हम लोगों ने अक्सर अखबारों में सुना होगा कि मूल अधिकार नाम की जो चीज होती है, जिसके कारण हम लोग अक्सर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को हम लोग जाएंगे, जनता के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो उन मूल अधिकारों को हमने लिया है अमेरिका से मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार हमने लिए हैं अमेरिका से। ऐसे ही हमारे पास मूल कर्तव्य है जो हमने उस समय लिए थे, USSR थे, यानी कि संयुक्त राज्य रूस। ठीक है, ऐसे हमने समवर्ती सूची जो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी, आपातकाल को हमने जर्मनी के सिद्धांत से लिया था। तो बहुत सारे देशों के संविधान को हम लोगों ने जब टटोला, उनमें से बहुत सारी अच्छी चीजों को अपने में आत्मसात किया। तो इसीलिए कहा गया कि विभिन्न स्रोतों से हमारे संविधान के प्रावधानों को लिया गया है, उनकी खूबियों को लिया गया है। ठीक है, तो अब इस चीज को हम समझे। अब यहीं पर एक और आरोप हमारे संविधानविदों पर लगता है। अब बात यहां पर निकली है तो इसे यहीं खत्म कर देंगे कि क्या हमारा संविधान उधार लिया हुआ गया है या फिर चेपी कार्य है, यानी कि फोटोकॉपी कर ली है। तो फिर तो हमारे संविधानविदों का क्या कार्य रहा? आपने कहीं से अच्छी चीज देखी, आपने उतार लिया, तो इसमें आपका तो रोल जीरो हो गया ना। लेकिन फिर हम लोगों को इस बात को समझना चाहिए, हमारे संविधानविदों ने जिस संविधान को लिया है या फिर उनकी जिन विशेषताओं को लिया है, उनको हूबहू अपने में नहीं उतारा है। उन्होंने उनमें
भारत की परिस्थितियों के अनुसार उनको अपने सांचे में ढालने का प्रयास किया और उसके बाद हम लोगों ने उनको अपने रूप में लिया। जैसे हम एक बात को समझते हैं, छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अमेरिका के जो व्यवस्था है, अमेरिकी व्यवस्था जो है, संसदीय व्यवस्था, उसमें राष्ट्रपति के पास कुछ पावर्स हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ पावर हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को इस प्रकार लगता है कि सब लिखित संविधान जो अमेरिका का है, संसद उसका उल्लंघन कर रही है, तो वह उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर सकता है। इसे हमने क्या कहा? न्यायिक पुनरावलोकन। यही व्यवस्था हमने भी अमेरिका से ली। भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भी जो राजनीतिक कठपुतलियां हैं वो हमारे देश के संविधान को इस प्रकार से बर्बाद कर दे और इस प्रकार से अपने रूप में ढाल दे ताकि उसका फायदा चंद लोगों को मिले। तो आर्टिकल 30 अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन को हम लोगों ने लिया। इसके तहत हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को ये शक्तियां दी कि अगर सर्वोच्च न्यायालय को ये लगता है कि संसद द्वारा पारित अधिनियम संविधान का उल्लंघन करता है तो वो उसे समाप्त कर सकता है। सही बात है, ये तो सेम टू सेम हो गया। लेकिन अमेरिकी व्यवस्था कहती है कि उसके बाद वो अधिनियम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। यानी कि अब हम लोग समझ चुके हैं कि हमारे और अमेरिकी संविधान में यह मूल रूप से अंतर है कि अमेरिका संविधान सर्वोच्च न्यायालय को यह इजाजत देता है कि संसद या विधायिका द्वारा पारित अधिनियम को यदि सर्वोच्च न्यायालय उल्लंघनीय संविधान के दृष्टिकोण से माने तो उसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। वहीं भारतीय संविधान भी अनुच्छेद 13 के भीतर न्यायिक पुनरावलोकन, अनुच्छेद 13 के भीतर न्यायिक पुनरावलोकन के अंदर स्पष्ट करता है कि विधायिका द्वारा पारित अधिनियम यदि संविधान के मूल प्रावधानों के विपरीत होगा तो समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन भारतीय नवाचार इसमें यह कहता है कि ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से उसे समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि जनता जिसके लिए सभी कानून बन रहे हैं, जो कि संविधान का स्रोत है, जो कि उसकी मूल आत्मा को पहचान देती है, उसकी इच्छाओं की अभिव्यक्ति के लिए संसद के पास यह अधिकार होगा कि वो सर्वोच्च न्यायालय के नई गाइडलाइंस के अंतर्गत जन कल्याण के लिए संविधान के भीतर मूल रूप से सकारात्मक परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो ये हम लोग समझे कि विभिन्न स्रोतों से तो लिया गया है, लेकिन पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट मामला नहीं है। हमने अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उन देश के प्रावधानों को अपने संविधान में आत्मसात किया है। ठीक है, अब इसकी जल्दी से हम तीसरी देख लेते हैं विशेषता, एकात्मकता में झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, एकात्मकता में झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। देखिए छोटा छोटा सा लिखा हुआ है, अगर किसी को पढ़ने में दिक्कत आ रही हो तो मैं उसको दोबारा रिपीट कर लूंगा, आप लोग अपनी कॉपी में से नोट डाउन करते हुए जाइए और साथ ही साथ हम लोग फिर इसको देख लेंगे अच्छे से, कि समझने का प्रयास करेंगे कि इसके अंदर इसकी मूल विशेषताएं क्या हैं और इन शब्दों के गूढ़ अर्थ क्या है। ठीक है, तो एकात्मकता में झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो एकात्मकता के साथ झुकाव, ठीक है, सबसे पहले दो शब्द हैं, एक है एकात्मकता में झुकाव और दूसरा है संघीय व्यवस्था। सबसे पहले समझिए संघीय व्यवस्था कहते किसको है। ये संघीय व्यवस्था शब्द भी आप लोगों ने सुना होगा। संघीय व्यवस्था हमारे देश की जो है ये मूल रूप से यह कहती है कि दो सरकारें होंगी, एक केंद्र में एक राज्य में। राज्य में भी दो स्तरों में बटा हुआ होगा, पंचायती राज भी होगा, नगर निकाय भी होंगे और साथ ही साथ हमारी राज्य सरकारें भी होंगी। इन तीनों के भीतर शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि 7वीं अनुसूची जो हमारे भारतीय संविधान की है वो स्पष्ट करती है कि संघ सूची में कौन कौन से विषय होंगे, यानी कि जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में कौन से विषय होंगे जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है, और पंचायतों को कौन कौन से अधिकार हैं। तो हम लोगों ने ये स्पष्ट किया कि संघीय व्यवस्था होगी जहां अपने अधिकार स्पष्ट होंगे, अपनी सीमाएं स्पष्ट होंगी, अपनी शक्तियों के स्रोत स्पष्ट होंगे। ठीक है, तो ये तो हुई भाई संघीय व्यवस्था हमारे देश की। अब हमने ऐसा क्यों कहा कि एकात्मकता में झुकाव? अब देखिए इसके कुछ लक्षण होते हैं। सबसे पहले समझिए कि हमारे देश में आप लोगों ने सुना होगा कि सेंटर बड़ा मजबूत है कई मामलों में,
अब सेंटर मजबूत क्यों है? सेंटर जिसे केंद्र कहा जाता है, लेकिन संविधान की भाषा में इसे संघ कहा जाता है, क्योंकि केंद्र कभी एक नहीं हो सकता ना। अगर हम बोले दिल्ली केंद्र है तो फिर इससे क्या होता है कि विलगाव की स्थिति होती है, अलगाव की स्थिति होती है। अरुणाचल प्रदेश को लगेगा कि हम लोग तो फिर इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मणिपुर को लगेगा, जम्मू कश्मीर को लगेगा, तो इसलिए कहा गया संघ, राज्यों का संघ, यानी कि जिस सबसे मिलकर के जो बना हुआ है उसकी शक्ति हमारे लिए स्पष्ट है। तो बोला गया कि संघ सरकार मजबूत होती है जो दिल्ली से शासन चलाती है। तो बोला कि किन किन आधारों पर हम कह सकते हैं कि वो मजबूत है? हम सब जानते हैं, या फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, राज्यपाल जो हमने नाम सुना है, इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, जो कि राज्य के कानूनों पर यदि समझता है कि रोक लगानी है तो वो रोक लगा सकता है अपने वीटो पावर्स के अंतर्गत। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम देखें तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया निर्वाचन आयोग, संघ सरकार द्वारा बनाया गया जो चुनाव आयोग होता है, उसकी संपूर्ण नियुक्तियां करवाता है हमारा कौन? कि संघीय सरकार। लेकिन वो साथ ही साथ संघ के चुनाव भी देखता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के चुनावों को भी देखता है और राज्य के चुनावों को भी देखता है। तो कहा जाता है अक्सर ये बात कि जो एकात्मकता का स्रोत है वो संघ की तरफ झुका हुआ है, यानी कि हमारे संघीय व्यवस्था तो है लेकिन अधिकतम शक्तियां जो हैं वो संघीय सरकार के हाथ में हैं, जिनसे कि राज्यों को सुरक्षित भी रखा जा सकता है और देश की अखंडता, संप्रभुता व सीमाओं की रक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। ये हम लोगों का तीसरी विशेषता इसकी हो गई। दूसरा बताया है सरकार का संसदीय स्वरूप। नोट डाउन कर लीजिए, सरकार का संसदीय स्वरूप। सबसे पहले हम समझते हैं कि संसद क्या है। संसद, हम सभी लोग जानते हैं कि संसद जो हमारे देश के लिए कानून बनाती है। ठीक है, अब हमारे देश में हम लोगों ने कुछ जनता के प्रतिनिधि चुने, तो वो लोग कहां बैठेंगे? संसद में बैठेंगे। अब वो लोग हम लोगों के लिए कानून बनाएंगे, तो वो लोग किस प्रकार से बनाएंगे? तो सबसे पहले देखते हैं कि संसदीय व्यवस्था मतलब संसद कार्य करेगी। अब संसद के अंग कौन कौन से हैं? तो संसद का एक अंग है भाई लोकसभा। ठीक है, लोकसभा 2019 में अभी चुनाव हुए थे, आप लोगों में से कई लोगों ने वोट दिया भी होगा, जो नहीं भी दिया जिन लोगों ने, उनको अग्रिम चुनाव के लिए शुभकामनाएं हैं हमारी ओर से। तो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं इनमें हम क्या चुनते हैं? अपने क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुनते हैं जो कि संसद में जाकर के हमारे विषयों को रखेंगे, उन पर मंत्रणा करेंगे और हमारे लिए कानून बनाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई एक व्यवस्था, लोकसभा की व्यवस्था। ठीक है, दूसरी हमारी व्यवस्था है राज्यसभा। राज्यसभा, राज्यसभा किसे कहते हैं? राज्यसभा किसे कहते हैं इसे समझिए। राज्यसभा करती है राज्यों का प्रतिनिधित्व। अब देखिए आप इस बात को, लोकसभा में ऐसा हो सकता है कि एक ही पार्टी को बहुत बड़ी मेजॉरिटी मिल जाए, संभव है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो एक ही पार्टी जो सेंटर में है वो स्टेट्स में नहीं है, तो क्या वो ऐसा नहीं कर सकती है कि संसद ने जो उनको शक्तियां दी हुई हैं वो उनका दुरुपयोग करते हुए राज्यों की शक्तियों को कम कर दे और इस प्रकार से व्यवस्था को अपने रूप में ढाले कि आगे आने वाले चुनाव में राज्यों में उनको मदद कर सके और लोकसभा मजबूत बन जाए, सेंटर मजबूत बन जाए, राज्य कमजोर हो जाए? तो इसके लिए बनाई गई राज्यसभा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके सदस्यों का भाई चुनाव, जैसे इसमें तो प्रत्यक्ष रूप से लोगों को हम लोग चुनते हैं, वोटिंग करते हैं, हर आदमी जो 18 साल से ऊपर का है वो वोटिंग करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं हमारे विधायक। ठीक है, यानी कि जनता के द्वारा चुनी गई जो विधानसभा है वह अपनी सीटों के अनुपात में, यानी कि जितनी जनसंख्या उनके राज्य की है उसके अनुपात में उन्हें सीटें आवंटित होंगी, उस अनुपात में विधायक वोटिंग करके अपने राज्यसभा के सांसदों का चयन करेंगे। उत्तराखंड के लिहाज से हम देखें तो हमारे पास 3 सीटें। ठीक है, अब आप ये लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इस समय हमारे 3 सांसद कौन कौन से हैं जो राज्यसभा से हैं। ठीक है, इतना काम आप लोग करेंगे। तो लोकसभा में भी कुछ मेंबर्स हैं, राज्यसभा में भी कुछ मेंबर्स हैं। तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण चरण है वो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और अब प्रेसिडेंट का काम क्या है? चलिए ठीक है भाई, कुछ लोग ये हैं, कुछ लोग ये हैं, ये दोनों मिलकर के कानून बनाएंगे। उसके बाद भी इस आदमी को क्यों बैठाया गया है, इसकी संसद में क्या आवश्यकता है? तो इसे समझिए, लोकसभा करेगी सामान्य जो जनता है उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा ये देखेगी कहीं राज्यों के हितों का पर अतिक्रमण तो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, और प्रेसिडेंट ये देखेगा प्रथम तौर पर क्या जो कानून पास किया गया है ये संवैधानिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण है या नहीं। यदि नहीं है तो हम आगे पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट के पास पावर हैं, वीटो पावर्स हैं, जिसके तहत वो कह सकते हैं कि पुनर्विचार करें या फिर उसे रोक दें या फिर उसे रद्द कर दें। जब कोई
लोकसभा या फिर राज्यसभा में कोई प्रावधान आता है, कोई विधेयक लाया जाता है, उसके बाद उस पर चर्चा होती है, उसके बाद उस पर बहस होती है, फिर वो दूसरे सदन में जाएगा, दोनों में पास हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति की जब उस पर मुहर लग जाएगी, जब उसमें सिग्नेचर हो जाएंगे, तब जाकर के वो कानून का रूप लेगा, उसे भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून कहा जाएगा। तो ठीक है, ये था हम लोगों का संसदीय स्वरूप। इसे हम आगे और स्पष्ट रूप से देखने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूं कि कुछ चीजें आप इसकी अभी तक समझ चुके होंगे कि कैसे हम लोग संसदीय स्वरूप का हमारे यहां अर्थ क्या है। ठीक है, दूसरा बोला गया भाई एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। एकीकृत का मतलब क्या है और स्वतंत्र का मतलब क्या है, इसे हम यहां पर बस समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्वतंत्र देखते हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए, स्वतंत्र न्यायपालिका किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी क्यों है? स्वतंत्र न्यायपालिका किसी भी राष्ट्र के लिए इतनी आवश्यक क्यों है, जिसके तहत हमने भी बनाया है। अगर आप समझिए, किसी को भी अगर हमें सजा करवानी है या फिर कोई भी आदमी जो विशेषाधिकारों से लैस है, जैसे हमारी सरकार है, मंत्री है, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, इनफैक्ट अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही क्यों नहीं है, उनके ऊपर भी अगर वो कोई अपराध करते हैं तो इसकी जांच स्वतंत्र रूप से हो सके, बिना किसी भेदभाव के हो सके, न्याय अपने वास्तविक अस्तित्व में जीवित रह सके, इसके लिए आवश्यक है कि ऐसे न्यायपालिका हो, यानी कि उसके अंदर ऐसी न्यायाधीश हो जिनकी नियुक्ति, जिनका पदोन्नति, जिनका अपने पद से हटाया जाना, सभी चीजें नैतिक हस्तक्षेप के संभव हो सके। हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि जैसे भारत में कोलिजियम इस प्रणाली को कहा जाता है, जिसके तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो वैसी हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है ताकि न्यायाधीश स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके। ठीक है, एकीकृत का मतलब यह है कि जैसे अमेरिकी संविधान को चलो हम उदाहरण लें, तो अमेरिकी संविधान में हाई कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होता है। हमारे यहाँ भी हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होता है, लेकिन अमेरिकन हाई कोर्ट जो होता है वो अपने आप में परिपूर्ण हाई कोर्ट होता है, यानी कि उसके मामलों को, सभी मामलों को आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, वो अपने राज्य में परिपूर्ण है, उनका अस्तित्व वहीं पे खत्म हो जाता है। दूसरी बात, राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों का परिपालन करवाती हैं राज्य के हाई कोर्ट, और संघ के द्वारा कानूनों का परिपालन कराते हैं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत की जो प्रणाली है, चाहे हम देखें जिला स्तर पर जो अदालतें होती हैं, या फिर हाई कोर्ट जो हमारे देश के होते हैं, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट्स हमारे पास होते हैं, ये राज्य के कानून, स्पेशल प्रोविजंस, साथ ही साथ संवैधानिक प्रावधान, ठीक है, दीवानी कानून, फौजदारी कानून, सभी को एकीकृत रूप से आप जिला अदालत में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स की अपर बेंच में एक साथ चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, हो सकता है आपके समझ में अभी और अच्छे से ना आया हो, लेकिन जब हम लोग अपना सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका और भी आपके अंदर क्लियरिटी आ जाएगी। अभी के लिए समझें कि हमारे यहाँ एक व्यवस्थित प्रणाली है जो कि स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की दृष्टिकोण से बनाई गई है। ठीक है, मौलिक अधिकार, अभी हम लोगों ने अमेरिका से एग्जाम्पल लिया भी था। ठीक है, कि हम लोगों ने मौलिक अधिकारों को लिया क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि 200 साल की गुलामी के बाद जब हमारे देश को आज़ादी मिली और संविधान बना, तो उन लोगों ने सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई भी संवैधानिक तंत्र इतना क्रूर हो जाए कि जनता लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही शासन को सहने लगे। इसके लिए जनता को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इसे भी हम आगे देखेंगे। मोटे रूप से आप इसे समझ लीजिए कि हमारे इसमें क्या क्या है। समानता का अधिकार, सभी लोग समान हैं, सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है, और सामान्य जन भी आपस में जाति, धर्म, मूल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा स्वतंत्रता, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, और इलीगल रूप से अगर आपको कोई पकड़ रहा है, पुलिस आपको कैद रख रही है, उसके विरुद्ध आपको स्वतंत्रता। ठीक है, इस प्रकार की स्वतंत्रता आपको है। शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार है, यानी कि शोषण के विरुद्ध कोई भी इंसान को आप बेच नहीं सकते हैं, आप उसे बंधुआ मजदूर नहीं रख सकते हैं, इस प्रकार की स्वतंत्रता। छोटे छोटे बच्चों को आप कारखानों में काम नहीं करा सकते हैं, इस प्रकार की स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद धार्मिक रूप से स्वतंत्रता है, हर किसी को अधिकार होगा, वो कौन से धर्म को चुनना चाहता है, कौन से धर्म में अपने आप का धर्मांतरण करना चाहता है, उस धर्म के लिए किस प्रकार से व्यवस्थाएं बनाना चाहता है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को कुछ अधिकार हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकार में जैसे शिक्षा का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, और साथ ही साथ इसके अलावा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मूल अधिकारों में इन सब विषयों को पढ़ेंगे। बस अभी आप ये समझिए कि हमारा जो भाग 3 भारतीय संविधान का है, उसमें नोट कीजिए, भाग 3 भारतीय संविधान अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 के मध्य मूल अधिकारों को रखा गया है, मूल अधिकारों को स्थान दिया गया है।
ठीक है। और ये समझ लीजिए कि कभी अगर इनकी उल्लंघन होता है, इन्हें मूल अधिकार क्यों कहा गया है अन्य अधिकारों की तुलना में, अगर कभी इनका उल्लंघन होता है तो आप इसके लिए सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, यानी कि ना आपको जिला अदालत जाने की जरूरत है, ना ही हाई कोर्ट जाने की आवश्यकता है, आप सीधा तौर पर जा सकते हैं। लेकिन आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, निचली अदालतों में भी जा सकते हैं, लेकिन आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी बंद नहीं हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट जो हमारे राइट्स हैं इनको मूल अधिकार के अंदर रखा गया है, ठीक है। मूल अधिकार भी साहब हमारा हो गया एक विशेषता के तहत। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व हमारे यहाँ जो चैप्टर 4 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें रखे गए हैं। ये स्पष्ट करते हैं कि गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज होंगी, गवर्नमेंट को किन किन दर्शनों को ध्यान में रखते हुए देश की नीति निर्माण करना है, तो उसका भी एक मोटा सा खाका खींचा गया है नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य दरअसल हमारे संविधान में सदैव से नहीं रही, यानी कि जब बने उस समय नहीं थे, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 था, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी, जिसकी अनुशंसा पर हम लोगों ने जब 1975 में आपातकाल लगा उसमें बताया गया कि जनता के भी क्या कुछ कर्तव्य होने चाहिए अपने सरकार के प्रति, राष्ट्र निर्माण के प्रति, तब इनको रखा गया है। वर्तमान में इनकी जो संख्या है वो 11 है, ठीक है। मोटा मोटा ही ध्यान रख लीजिए, 1976 में बने, 11 इनकी संख्या है। और जो एक अक्सर प्रश्न पूछे जाता है इससे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। बाकी जब हम इसको और पढ़ेंगे तो वर्मा कमेटी जो 1999 की है उसने भी इस क्षेत्र में काम किया है, तो उसका भी हम लोग जिक्र करेंगे जब इसे पूरी रूप से पढ़ेंगे। अगला भाई धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब हुआ क्या, काफी टाइम से ये बड़ी चर्चाओं में है कि हम लोग हिंदू राष्ट्र बनना चाहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य बनना चाहते हैं। कुछ लोगों का तर्क ये है, कुछ लोगों का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं ना दाउरे हर्ब से दाउरे इस्लाम, ऐसा कुछ रहता है, मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। पर धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है और क्यों आवश्यक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारा। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता क्या है पहले समझिए। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, हम सभी लोग जानते हैं, हमारा समाज, हमारा ही नहीं पूरे विश्व का समाज, यूरोप में ये और ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन हम अपना उदाहरण देकर के भी समझें तो हमारे घर परिवार में हम लोग देखते हैं कि हम लोग परंपराओं से, सामाजिक बंधनों से बड़े जकड़े हुए रहते हैं, ठीक है। ये लोग ऐसे हैं, ये लोग ऊँचे हैं, ये लोग नीचे हैं, ये लोग इस धर्म से, इनकी पूजा पद्धति ये है, इनका विश्वास ये है। इस चीज़ को हम लोगों में विलगाव रहता है, हम लोग साथ रहते हैं लेकिन विलगाव रहता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये विलगाव बड़े मुखर रूप से आता है, ठीक है। जैसे हम लोग देखें सबरीमला का हम लोगों ने केस देखा कि महिलाएं मंदिर में नहीं जा सकती हैं। हमने देखा कि धर्म के नाम पर कई बार हम लोगों से उन चीज़ों के लिए, जैसे बलि, हम सभी लोग जानते हैं कि बलि प्रथा हमारे यहाँ आज भी चलती है, सरकार ने इसको काफी रोक भी दिया है। सती प्रथा हमारे यहाँ एक कुरीति थी, विधवा विवाह, ये सब जकड़ने हमारे अंदर थी जिसमें कि धर्म हावी था मानव कल्याण के ऊपर। इसी को लेकर के यूरोप में क्रांति आई, जिसे रिनेसा कहा गया, पुनर्जागरण कहा गया। वहीं से शुरुआत हुई धर्मनिरपेक्ष चरित्र की। तो मोटा मोटा वहां जो इन लोगों ने मतलब निकाला और यहाँ भारत में जो इसका अर्थ है, इन दोनों में अंतर है। अब ये अंतर क्या है समझिए। धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का मतलब है एक तो धर्म, जो हमारे पूजा पद्धति, विश्वास, परंपराएं हैं। दूसरा निरपेक्ष, यानी कि शासन पद्धति में इसका कोई रोल नहीं रहेगा, यानी कि शासन का इससे विलगाव होगा। शासन नहीं चाहता है कि कोई भी परंपरा, कोई भी ऐसी जो वैधानिक, जो हम परंपराओं के बेसिस पर हम रूढ़ियों का पालन कर रहे हैं, उनको चलाया जाए, ठीक है। ये यूरोप की इनकी डेफिनेशन है। यूरोप ने कहा कि शासन बिल्कुल अलग होगा, धर्म बिल्कुल अलग होगा। धर्म शासन में हस्तक्षेप नहीं करेगा और जो शासन है वो भी धर्म से मतलब नहीं रखेगा, दोनों स्वतंत्र स्वतंत्र अपना कार्य करेंगे, ठीक है। ये तो हुई भाई यूरोप की, यानी कि पश्चिमी अवधारणा धर्मनिरपेक्ष की। अब भारत इस संबंध में क्या कहता है। भारत का धर्मनिरपेक्ष कहता है भाई, भारत का जो धर्मनिरपेक्ष है वो इस मामले में कहता है क्योंकि धर्म भारत की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है, इसलिए इसे छोड़ करके हम समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धर्म केवल रूढ़ियों का नहीं है बल्कि विशेषताओं का भी नाम है। तो भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष चरित्र के भीतर इस बात को कहता है कि सभी को अपने धर्म को मानने की इजाजत है, सभी अपनी उपासना पद्धति को अपने तरीके से माने, सभी अपने रूप में उसको रखें। शासन भी धार्मिक कार्यों में अपना योगदान देगा, लेकिन किसी भी भेदभाव के रूप में नहीं।
यानी कि सभी धर्मों का विकास हो, सभी धर्मों का प्रोत्साहन हो, सभी धर्मों में अच्छी बातों का विस्तार हो, जनता गुणी बने, संस्कारी बने, इसका तो हो सकता है। लेकिन धर्म के नाम पर यदि कोई कुरीति थोपी जाएगी या फिर कोई कानून का उल्लंघन किया जाएगा तो उसका हम लोग विरोध करेंगे और धर्मनिरपेक्ष चरित्र का उसे अपना उल्लंघन मानेंगे। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का ये अर्थ था और भारतीय और पश्चिमी अवधारणाओं में इसकी अपनी अपनी विवेचनाएं थी। ठीक है, अगला है बस सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक मतलब सभी को, वयस्क मतलब जो एक पर्टिकुलर उम्र को पार कर चुके हैं, मताधिकार यानी कि वोटिंग का राइट, यानी कि अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार, यानी कि अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार, यानी कि उनके वो चुन सकते हैं कि किस प्रकार के शासन प्रणाली को चुना जाएगा। तो मताधिकार तो आप सभी लोग समझते ही होंगे। वयस्क का एक हमारे यहाँ एज लिमिट होती है, पहले 21 साल हुआ करती थी, ठीक है, बाद में इसको 89 के पास इसको घटा करके हम लोगों ने 18 साल कर दिया। तो आज के समय पर 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो वोटिंग राइट कर सकते हैं। सार्वभौमिक का मतलब है ना ही इसमें कोई जाति देखी जाएगी, ना ही धर्म देखा जाएगा, ना ही भाषा देखी जाएगी, ना ही लिंग देखा जाएगा, ना ही अमीरी और गरीबी देखा जाएगा। जैसे ब्रिटिश काल में क्या होता था, एक पर्टिकुलर लिमिट तय थी, जिनके पास इससे ज़्यादा शेयर होंगे, जमींदार होंगे, वही वोटिंग राइट्स रखते थे। सभी को हम लोगों के यहाँ वोटिंग राइट्स नहीं था। लेकिन हमारे देश के, हमारे फोर फादर्स की विशेषता रही कि जब हमारा संविधान बना उन्होंने कहा सभी को वयस्क मताधिकार दिया जाएगा बिना किसी भेदभाव के, ताकि सभी का योगदान राष्ट्र निर्माण में बराबर रूप से हो सके। ठीक है, ये इसकी एक विशेषता और हो गई भाई। अब स्वतंत्र निकाय हैं, हम लोगों ने स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना की। स्वतंत्र निकाय जैसे कैसे, हमने अभी बताया था, चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय है, यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग स्वतंत्र निकाय है। हम सब ने इसको अंदर रखा। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन 324, ठीक है, हमारा यूपीएससी और ये फिर स्टेट, ये दोनों आते हैं हमारे किसमें, 315 से लेकर के 323 तक। ठीक है, उसके बाद हमारा फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग 280। तो हमने इन सभी को अपने संविधान में जगह दी है ताकि यह स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सके। इनकी सीमाएं क्या होंगी, इनके सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, इनके सदस्यों को पद से हटाया कैसे जाएगा, इन सब की व्यवस्था हम लोग कर सके, ताकि देश में कुछ ऐसी संस्थाएं रहें जो राजनीतिक अपनी जो उठापटक होती है उससे दूर रह करके स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से, सभी के लिए समान रूप से काम कर सके और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सके अपने अपने क्षेत्र में। ठीक है, ये भी हो गया भाई कि कुछ स्वतंत्र निकाय हमारे यहाँ हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, अगला क्या है, आपातकाल। अब आपातकाल उत्तराखंड वालों के लिए बड़ी खतरनाक स्थिति होती है। उत्तराखंड वालों को लगता है, नॉर्मली उत्तराखंड नहीं, जहां भी पहाड़ी राज्य हैं, ठीक है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, हमारे यहाँ लगता है आपात हो गया यानी कि कहीं या तो बाढ़ आ गई, या तो भूकंप आ गया, या तो कहीं भूस्खलन हो गया है, ऐसी स्थिति होती है। लेकिन अब संविधान तो किताब है, देश में तो सब जगह ऐसा होगा नहीं। तो आपातकाल कहा गया है ऐसी परिस्थितियां जब सामान्य कानूनों के भीतर नियमों को चलाना असंभव हो जाए। जैसे आपातकाल के भीतर हमारे यहाँ मोटे तौर पर 3 प्रकार के आपातकालों को उल्लेखित किया गया है। ठीक है, आपातकाल, आपातकाल आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। अब भाई हम लोगों ने आप लोगों से बताया ना कि आपातकालीन परिस्थितियां यानी कि जब सामान्य परिस्थितियों के तहत कानून न चलाया जा सकता हो उसे कहा जाएगा आपातकाल। तो 352 कहता है भाई जब युद्ध की परिस्थितियां आ जाए, जब युद्ध की परिस्थितियां आ जाए यानी कि कोई दूसरा देश हम पर हमला कर दे, जैसे पाकिस्तान हमारा बहुत ही प्यारा देश, अगला चाइना जिससे हमारे बहुत मधुर संबंध है, दिखाने को तो है ही। तो 352 के तहत जब ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने हो तो हम देश का संचालन किन नियमों के अनुसार करेंगे? क्या उस समय राज्य सरकारों को वो अधिकार प्राप्त होंगे कि वो केंद्र सरकार से अपने मांगों को लेकर के लड़ सके? तो इन चीज़ों को लेकर के बताया गया है कि आपातकाल के समय परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी, केंद्र सरकार जो है राज्यों के लिए नियम कानून बना सकती है संसद की परमिशन को लेकर के। ये तो हो गया कब? युद्ध या सशस्त्र विद्रोह। युद्ध या सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह नक्सलवाद
की समस्या है जो नक्सलबाड़ी से उपजी थी, उस समय भी ऐसी परिस्थितियां थी। हम सब लोग जानते हैं जबकि पंजाब राज्य के लिए पृथक मांग चली, ठीक है, उस समय भी ये स्थितियां हमारे देश के अंदर थी। जब नागालैंड को स्वतंत्र कराने की मांग चली, उस समय भी थी, हमारे यहाँ ये मांग थी। तो इन दोनों परिस्थितियों में जब कि हमारे यहाँ हिंसक होने लगे, जनता उतारू हो जाए या फिर बाहरी रूप से कुछ ऐसे हिंसक जो उपद्रवी हैं वो हमारे देश की सीमाओं पर प्रवेश करने लगे, तो तब केंद्र सरकार के क्या अधिकार होंगे, ये आपातकाल के अंदर बताया गया है। आर्टिकल 356 ये कहता है संवैधानिक आपातकाल। संवैधानिक आपातकाल क्या होता है भाई, हम सभी लोग जानते हैं। उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, +1 कहा जाता था, अब 70 है। तो 70 सीटें हमारे यहाँ विधानसभा की हैं। सोचिए, हमारे यहाँ मोटे तौर पर 3 पार्टियां जैसे हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है और यूकेडी, चलो माना, ठीक है, यूकेडी है। इनको मिली भाई 20 सीट्स, ठीक है, इनको मिली 20 सीट्स, ठीक है, और इनको मिली 30 सीट्स। अभी के दौर में असंभव है, पर चलो मिली, यूकेडी को मिली 30 सीट्स। अब हम जानते हैं कि 70 में बहुमत का आंकड़ा होगा 35, मैजिकल नंबर होगा 35, लेकिन इनके पास भी बहुमत नहीं है, इनके पास भी बहुमत नहीं है, इनके पास भी बहुमत नहीं है। ये तीनों एक दूसरे से गठबंधन करने की स्थिति में भी नहीं है, या फिर कोई 2 भी गठबंधन करने की स्थिति में नहीं है। अब सरकार चलेगी तो 35 नंबर वाले की, लेकिन 35 नंबर किसी के पास है नहीं। तब केंद्र सरकार के पास यह अधिकार है कि वह राज्यों पर राज्यपाल का शासन लगाए, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाए, जिसमें राज्यपाल कार्य करे एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में और सारी शक्तियां केंद्र के पास हो, ठीक है। ऐसी स्थितियों में जब संवैधानिक आपातकाल हमारे सामने हो और किसी के पास भी बहुमत स्पष्ट ना हो, एक तो ये परिस्थिति हो गई। दूसरा, इसी में हम लोग क्या जोड़ते हैं, हम सभी जानते हैं संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची में हमारे विषय बटे हुए हैं, लेकिन किसी संघ सूची पर नियम बनने के बावजूद यदि राज्य उस पर नहीं मान लो उसे आत्मसात कर रहा है, उसे मानने से इनकार कर रहा है, उसका अनुसरण करने से वो इनकार कर रहा है, तो तब क्या केंद्र सरकार के पास क्या शक्तियां हैं, तब भी आर्टिकल 365, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 365 के तहत वो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री से शक्तियों को लेकर के राज्यपाल को दे सकते हैं। ये भी इसका एक ब्रीफ हो गया, ठीक है। तो युद्ध के और सशस्त्र विद्रोह के समय अनुच्छेद 352 के तहत, 356 जब संवैधानिक आपातकाल हो, या तो संविधान या तो कोई राज्य में हमारे यहाँ पर राज्य सरकार जो है वो सरकार बनाने की स्थिति में ना हो कोई भी दल, उसलिए, या फिर कोई भी जो राज्य की सरकार है वो केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में, संवैधानिक उपबंधों का पालन करने में अक्षम सिद्ध हो जाती है, तो तब भी 356 और 365 के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है। 360 वित्तीय आपातकाल, भगवान ना करे, लेकिन लॉकडाउन के बाद ऐसी भी स्थितियां आ सकती हैं क्योंकि सभी कारखाने बंद हैं, सरकार के पास आय के स्रोत नहीं है, सरकार के पास ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि वो पर्याप्त मात्रा में तनख्वाह दे सके, विकासात्मक कार्यों को कर सके, तो सरकार के पास अधिकार है वो कुछ लोगों की भत्ताओं में कटौती कर दे। जैसे अभी हम लोगों ने सुना ना, MP लैट्स को काट दिया गया है। 1995 से एक स्कीम चली आ रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। 2005 इसके भीतर 5 करोड़ रुपए एक साल के अंदर एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास के लिए दिया जाता है। लेकिन संसद ने कहा क्योंकि इस समय महामारी का दौर है और हमें स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पैसे की आवश्यकता है, इसलिए सभी MPs जो हमारे हैं उनकी जो 5 करोड़ की सालाना वो है जो राशि है उसे हम लोग इस बार कटौती कर लेंगे, यानी कि इस बार सांसदों को नहीं दी जाएगी। लास्ट अपडेट अभी तक की यही है, अगर कुछ नया अपडेट होता है तो हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो 360 के तहत अधिकार है संसद को कि वो यह कर सके कि वित्तीय अनुपस्थिति की हालात में कुछ लोगों की तनख्वाह भत्ते कटौती करके देश के शासन को चलाया जा सके, ठीक है। ये हुआ आपातकाल प्रोविजन। इसे हम और आगे अच्छे से समझेंगे किन किन कारणों से हुआ, भारत में कब कब आपातकाल को लागू किया गया। 360 लगा नहीं है अभी तक, लेकिन 356 कब कब लगा हमारे यहाँ पर, कितने राज्यों में लगा हुआ है, 352 के तहत कितने बार हम लोगों ने युद्ध के कारण आपातकाल को लगाया, ठीक है। तो आपातकाल भी हमारा पूरा हो गया। त्रिस्तरीय सरकार, त्रिस्तरीय सरकार। अब त्रिस्तरीय सरकार क्या है साहब, हम अभी तक कह रहे थे संघ सरकार, जिसे आप लोग कह सकते हैं केंद्र सरकार या फिर आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है राज्य सरकार। तीसरा आता है ग्राम पंचायत
नगर पालिका इत्यादि। ठीक है, संघ सरकार, राज्य सरकार और ग्राम पंचायत या नगर पालिका, नगर निगम जिन्हें हम कहते हैं। ठीक है, 73वें 74वें संविधान संशोधन से इनको लाया गया था। ये हम सब आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इससे हम लोगों को पूरा करना है। ठीक है, जैसे हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल समझिए कि 3 प्रकार से स्तरों पर नियम कानून बनाए जाते हैं। 3 प्रकार से हमारा जो बजट है उसका जो हम विभाजन किया जाता है, और तीनों की अपनी शक्तियां हैं, अपने अधिकार हैं, अपने कार्य क्षेत्र हैं। ठीक है, तो ये हम लोग समझे इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। सबसे लंबा लिखित संविधान, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, एकात्मकता में झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है, सरकार का संसदीय रूप है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे पास है, मौलिक अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, मूल कर्तव्य हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, स्वतंत्र निकाय हमारे पास हैं, आपातकाल की व्यवस्था हमारे पास है, त्रिस्तरीय सरकार हमारे पास है। ठीक है, अब इसके साथ ही एक और विशेषता हमारी इसकी है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट है तो सबसे लास्ट में क्यों है, और सबसे लास्ट में है तो फिर उतनी इंपॉर्टेंट कैसे है। इंपॉर्टेंट ऐसे है क्योंकि इसमें कुछ समझाने का टॉपिक रह गया है। ठीक है, वो आपकी बताती है कि ना तो कठोर और ना ही लचीला, हमारा संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। अब कठोर और लचीला क्या, ना तो वो आम है ना तो वो गन्ना है। अब वो कठोर और लचीला क्या हो सकता है, देखिए समझिए। कठोर उसे कहेंगे जिस संविधान में संशोधन करना बहुत ही कठिन कार्य हो, छोटी सी छोटी चीजों को भी बदलना है तो उसके लिए आपको लंबी चौड़ी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। और लचीला संविधान वो जिसमें आपने चाहा और 2 मिनट में मैगी बन के तैयार। ठीक है, लचीला वो यानी कि आपने संसद ने जब चाहा, जिस समय चाहा, उस समय संविधान को बदल डाला, तोड़ डाला, मरोड़ डाला। ठीक है, ये हुआ ये। तो इन 2 बातों से एक तो हमारी बातें समझ में आ गई है भाई कि संविधान जो बनाया गया है इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, और वो संविधान में संशोधन जो होगा वो ना तो कठोर होगा और ना ही लचीला होगा, यानी कि न तो कठोर और ना ही, ठीक है, ना ही लचीला, तो यानी कि इसके बीच का कुछ होगा। तो भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, यानी कि समय के अनुरूप उसे बदला जा सकता है। तो फिर चलो कैसे बदला जा सकता है वो भी हम लोग थोड़ी सी देर में इसको देख लेते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। संविधान संशोधन, संविधान